हेलो जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहाँ भी होंगे आप अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में जो होता है हम लोगों ने देख लिया था बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 7 चल रहा था उसका पार्ट नंबर 4 देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं उस चैप्टर का जो होता है पार्ट नंबर 5। और हमने इसमें जो होता है एक थ्योरी किया था जिस थ्योरी का नाम था लमार्कवाद का सिद्धांत कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे ऑगस्टन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यानी कि ऑगस्टन का प्रयोग देखने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा, ऑगस्टन एक्सपेरिमेंट। ऑगस्टन का प्रयोग, यानी कि ऑगस्टन एक्सपेरिमेंट। ऑगस्टन एक्सपेरिमेंट यानी कि ऑगस्टन का प्रयोग क्या होता है। देखिएगा नाम में ही आ जा रहा है ऑगस्टन का प्रयोग, यानी कि इस प्रयोग को किसने दिया था? ऑगस्टन ने दिया था। और एक इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम था वाइसमान। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इस थ्योरी को ऑगस्टन ने दिया था। इस थ्योरी को ऑगस्टन ने दिया था या वाइसमान ने दिया था, या वाइसमान ने दिया था। किसने दिया था जी? तो इस थ्योरी को ऑगस्टन ने दिया था या फिर वाइसमान ने दिया था। इन्होंने इस थ्योरी को इसलिए दिया था ताकि जो लमार्कवाद का सिद्धांत था उसका क्या किया जा सके? खंडन किया जा सके, यानी कि उसको गलत साबित किया जा सके। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इन्होंने इस थ्योरी को इसलिए दिया ताकि लमार्कवाद का सिद्धांत, लमार्कवाद का थ्योरी को खंडन या फिर खंडित किया जा सके। क्या किया जा सके? खंडित किया जा सके। इसीलिए जो होता है इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने अपना जो प्रयोग होता है वह चूहा के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? चूहा के ऊपर किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इन्होंने अपने प्रयोग को चूहा के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था जी? इन्होंने अपने प्रयोग को चूहा के ऊपर किया था। इन्होंने किया गया था कि एक चूहा को लिया और उसके पूंछ को काट दिया और उसे वैसे ही अगले पीढ़ी के लिए छोड़ दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने वाले कि इन्होंने एक चूहा को लिया और उसके पूंछ को काट दिया और उसे अगले पीढ़ी
पीढ़ी के लिए वैसे ही छोड़ दिया। क्या कर दिया? वैसे ही छोड़ दिया। वैसे ही क्या कर दिया? छोड़ दिया। और इन्होंने जो होता है, जिस चूहा का पूंछ काटा था, उस चूहे से उत्पन्न जो बच्चे थे वो अपने पूंछ के साथ उपस्थित है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने वाले के कि अगले पीढ़ी में उससे उत्पन्न संतान अपने पीढ़ी के साथ, किसके साथ? अपने पीढ़ी में, अपने पीढ़ी में अपने पूंछ के साथ, अपने पूंछ के साथ उपस्थित थे। इसके साथ उपस्थित है, अपने पूंछ के साथ उपस्थित है। इन्होंने जो होता है 22 बार जो होता है चूहे के पूंछ को काटा और उसे वैसे ही अगले पीढ़ी के लिए छोड़ दिया, और हर बार एक ही रिजल्ट पाया कि वे सारे चूहे जो थे अपने पूंछ के साथ उपस्थित थे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इन्होंने 22 बार चूहे के पूंछ को काटा और अगले पीढ़ी के लिए वैसे ही छोड़ दिया, और हर बार एक ही उत्तर पाया कि वे चूहे अपने पूंछ के साथ उपस्थित थे। क्या थे? उपस्थित थे। और इस थ्योरी का जो निष्कर्ष निकला ये निकला कि वैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं जो जर्मिनल सेल में उपस्थित होते हैं, ना कि उत्पन्न किए हुए लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस थ्योरी के अनुसार इस थ्योरी के अनुसार वैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जो जर्मिनल सेल में उपस्थित होते हैं, ना कि उत्पन्न किए हुए लक्षण एक पीढ़ी से
दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये हो गया आपका थ्योरी। चलिए एक बार इसको जो होता है फिर शुरू से समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट था हम लोग का, हेडिंग था अगस्टन एक्सपेरिमेंट, यानी कि इस थ्योरी को जो होता है किसने दिया था? अगस्टन ने दिया था या फिर वाइसमान ने दिया था? किसने दिया था? अगस्टन ने दिया था या फिर वाइसमान ने दिया था। उसके बाद से लिखा गया इन्होंने इस थ्योरी को इसलिए दिया था ताकि जो लामार्कवाद का सिद्धांत था उसका खंडन किया जा सके। क्या किया जा सके? लामार्कवाद का जो सिद्धांत था उसका खंडन किया जा सके। तीसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने अपने प्रयोग को यानी कि एक्सपेरिमेंट को किसके ऊपर किया था? तो चूहा के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? चूहा के ऊपर। उसके बाद से लिखा गया है कि इन्होंने एक चूहा को लिया। किसने चूहा को लिया? एक चूहा को लिया और उसके पूंछ को जो होता है काट दिया और उसे अगले पीढ़ी के लिए क्या कर दिया? वैसे ही छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसके बाद से लिखा गया है अगले पीढ़ी में उससे उत्पन्न जो संतान थे वह अपने पूंछ के साथ, इसके साथ, पूंछ के साथ क्या थे? उपस्थित थे। और उन्होंने 22 बार जो होता है चूहे के पूंछ को काटा और हर बार, और क्या हो जाता है? हर बार एक ही रिजल्ट पाया कि वे जो चूहे थे क्या थे? अपने पूंछ के साथ उपस्थित थे। किसके साथ उपस्थित थे? पूंछ के साथ। इससे यह साबित हो गया कि इस थ्योरी के अनुसार जो दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि जो जर्मिनल सेल में लक्षण उपस्थित होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ना कि उत्पन्न किए हुए लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये हो गया आपका अगस्टन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं एक नोट, और उस नोट ये है, लिखिएगा नोट को, लिखिएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को डार्विन ने, किसने जी? डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? तो डार्विन ने लिखा था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक और थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, जिस थ्योरी का नाम है डार्विन का सिद्धांत, लेकिन वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम हो जाएगा आप लोग का समजात अंग, यानी कि होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गेन। तो आगे हेडिंग लगाइएगा कि होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है। समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गेन, ऑर्गेन यानी कि समजात अंग क्या होता है? देखिएगा, समजात अंग कहने का मतलब हो जाता है वैसा अंग जिसका उत्पत्ति तो एक समान होता है और कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। वैसे ही अंगों को क्या बोला जाता है? समजात अंग कहा जाता है। तो परिभाषा लिखिएगा, वैसा अंग, वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति एक समान और कार्य अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, तो उसे समजात अंग, तो उसे समजात अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं जी? उसे समजात अंग कहते हैं। उत्पत्ति क्या होगा? एक समान होगा और कार्य क्या होगा? अलग अलग होगा। वैसे ही अंगों को क्या बोला जाता है? होमोलोगस ऑर्गन यानी कि समजात अंग कहा जाता है। तो उदाहरण में लिखिएगा आप लोग, मानव का हाथ
और घोड़ा का आगे वाला पैर, घोड़ा का आगे वाला पैर, ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम लोग लिखेंगे कि पक्षी का पंख और हवेल मछली का फ्लीमर, उसको क्या बोला जाता है? होमोलोगस ऑर्गन। देखिएगा, होमोलोगस ऑर्गन कहने का मतलब क्या हो जाता है? वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति क्या होती है? तो उत्पत्ति एक समान होता है और जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो कार्य अलग अलग होता है। वैसे ही अंगों को क्या बोला जाता है? समजात अंग कहा जाता है। उदाहरण में हमें लिखा है मानव का हाथ और घोड़ा का जो आगे वाला पैर होता है वो हो जाएगा आगे वाला पैर। उसके बाद से 2 नंबर उदाहरण में लिखा हमने पक्षी का पंख हो जाता है और हवेल मछली का जो फ्लीमर होता है उसी को क्या बोला जाता है? समजात अंग कहा जाता है। समजात अंग के पास एक और हेडिंग आ जाता है, इसके जस्ट उल्टा हो जाता है विसमजात अंग, यानी कि एनालोगस ऑर्गन क्या होता है? एनालोगस ऑर्गन। तो आगे हेडिंग लगाइएगा विसमजात अंग, यानी कि एनालोगस ऑर्गन, यानी कि विसमजात अंग। देखिएगा, होमोलोगस ऑर्गन में क्या था कि जो उसकी वैसा अंग जिसका उत्पत्ति क्या था? एक समान और कार्य अलग अलग था। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उत्पत्ति अलग अलग होगा और कार्य क्या होगा? एक समान होगा। तो वैसे ही अंगों को क्या बोला जाता है? विसमजात अंग कहा जाता है। तो लिखिएगा वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति अलग अलग और कार्य एक समान, और कार्य एक समान होता है, कार्य एक समान होता है तो उसे विसमजात अंग कहते हैं। उदाहरण में लिखिएगा पक्षी का पंख और तितली का पंख। उदाहरण में क्या हो जाएगा? पक्षी का पंख और तितली का पंख क्या होता है? पक्षी का पंख हो जाता है और हो जाता है आपका तितली का पंख। उसके बाद से दूसरा उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं कि पक्षी का पंख और तितली का पंख। उदाहरण में एक ही रहने दीजिए, आगे हम लोग देखेंगे अगर मिलेगा तो। देखिएगा, विसमजात अंग कहने का मतलब है वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति क्या होती है? तो उत्पत्ति अलग अलग होता है और कार्य क्या होता है? तो कार्य आपका हो जाता है एक समान। वैसे ही अंगों को क्या बोला जाता है? विसमजात अंग कहा जाता है। उदाहरण में हमने लिखा है पक्षी का पंख और तितली का पंख लिखा है। उसके बाद से आगे हम लोग देखने वाले हैं जाति उद्भवना क्या होता है, यानी कि स्पेसिएशन क्या होता है। एक छोटा सा हेडिंग है, उसको भी देख ही लेते हैं। स्पेसिएशन यानी कि जाति उद्भवना क्या होता है। हेडिंग लगाना है जाति उद्भवना, यानी कि स्पेसिएशन यानी कि जाति उद्भवना क्या होता है। देखिएगा, जाति उद्भवना कहने का मतलब क्या हो जाता है
कि एक प्रजाति से नई प्रजाति, यानी कि एक जो प्रजाति होती है उसी से जब नई प्रजाति का विकास हो जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, जाति उद्भावना। यानी कि एक प्रजाति से, यानी कि एक जाति से नई जाति का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है, यानी कि जन्म हो रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, जाति उद्भावना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम लोग कहते हैं जाति उद्भावना। तो आगे हेडिंग करके परिभाषा लिखिएगा, एक प्रजाति से, एक प्रजाति से नई प्रजाति, नई प्रजाति का विकास, नई प्रजाति का विकास होता है, नई प्रजाति का विकास होता है, तो उसे जाति उद्भावना, तो उसे जाति उद्भावना कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो उसे हम लोग कहते हैं जाति उद्भावना। यानी कि जब एक प्रजाति से नई प्रजाति का विकास हो जाएगा तो उसी को क्या बोला जाता है, जाति उद्भावना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाति उद्भावना। आगे हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा जीवों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। तो हेडिंग लगाइएगा आगे, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। तो देखिएगा, जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेन में सबसे पहला आ जाता है आपका जगत, उपजगत, फाइलम। क्या आ जाता है, जगत, उसके बाद से आ जाता है आपका उपजगत, उसके बाद से आ जाता है आपका फाइलम। कितने हो गए देखिएगा, जगत हो गया, उपजगत हो गया, फाइलम हो गया, उसके बाद से वर्ग, गण और कुल आ जाता है। क्या आ जाता है, वर्ग, उसके बाद से आ जाता है आपका गण, उसके बाद से आ जाता है कुल, और कुल के बाद आ जाता है आपका वंश या जाति। क्या आ जाता है, वंश, वंश या जाति। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है ना कि जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले स्थान पर क्या आ जाता है, तो जगत आ जाता है, और जीवों के वर्गीकरण में सबसे अंतिम स्थान पर क्या आ जाता है, तो वंश या फिर जाति आ जाता है। और थोड़ा सा बचा हुआ है, अगले लेक्चर में जो होता है ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा।